हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पाइथन की 5वीं क्लास में। मैं हूं अशोक और हमने शुरू की एक पाइथन की सीरीज जिसके अंदर हम पाइथन बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने वाले हैं, जिसकी आज हमारी है 5वीं क्लास। तो हमने पिछली क्लास में देखा कास्टिंग, स्ट्रिंग और बूलियन। ये तीनों चीज़ें हमने हमारी पिछली क्लासेस में देखी थी। इसके बाद है अब बारी ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स को मैं अगर एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा स्पेशल सिंबल जो कि दो ऑपरेंड्स के बीच ऑपरेशन का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं प्लस, माइनस, डिवाइडर, मॉड्यूलस, ये सारे वो ऑपरेटर्स है जो दो ऑपरेंड्स के बीच में लगते हैं और ये हमने बचपन से पढ़े हैं। लेकिन पाइथन में हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, हमने अपनी पिछली क्लासेस में बहुत बार देखा है कि हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स का यूज़ किया है, लेकिन मैंने उसके बारे में आपको उस टाइम पर कुछ नहीं बताया था। लेकिन आज हमारा लेकिन आज टाइम आ गया है इसके बारे में सब कुछ बताने का। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल विच आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल, ऑपरेंड क्या होते हैं और ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर वो होते हैं जो दो ऑपरेंड के बीच दो और दो से अधिक ऑपरेंड के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर देखिए 10 + 5, तो यहाँ पर ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड है 10 और 5, और ऑपरेटर क्या है? यहाँ पर 5 है। तो हम चलिए अब वापस से डेफिनेशन और पढ़ते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। और वैल्यूज एंड वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या है? वैल्यूज हमने पिछली क्लासेस में, बहुत सारी क्लासेस में देखा है कि हम 10 + 5 करते हैं, यह है वैल्यूज। अगर वेरिएबल्स के ऊपर करें तो हम अगर ए और बी दो वेरिएबल ले और उनके अंदर 10 और 5 असाइन करें और उनके ऊपर अगर हम कोई भी ऑपरेशन करें तो वो होता है वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशन। अब आते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर के कितने टाइप है? ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, बिटवाइज ऑपरेटर। ये पाइथन के ऑपरेटर्स हैं जिनको हम अच्छे से यूज करते हैं और अलग अलग ऑपरेशन अलग अलग वेरिएबल्स पे, अलग अलग वैल्यूज पे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? अब आप यहाँ पर एक लिस्ट देख सकते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, पावर एंड फ्लोर डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं। तो चलिए मैं आपको इनका एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर करूँ 1 मिनट, हाँ, तो आज हमारी ऑपरेटर की क्लास। तो मैं पहले आपको बताता हूँ, हमने ऑपरेटर देखे हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट, या इसको पावर ऑपरेटर भी बोलते हैं, और आता है फ्लोर डिवीजन। तो मैं आपको पहले एक अपनी जो पिछली क्लासेस में मैंने मिस्टेक की थी वो सुधार लेता हूँ। मैंने अपनी वीडियोस पे गौर किया तो मैंने यहाँ पर देखा कि मैंने ये जो स्लैश है इसको बैकवर्ड स्लैश, और ये जो दूसरा स्लैश है मैंने इसको फॉरवर्ड स्लैश पढ़ा है। बल्कि एक्चुअल में क्या है कि ये बैकवर्ड स्लैश है और जो फॉरवर्ड स्लैश है जो डिवीजन वाला है जिसका हम यूज़ करते हैं। तो ये मैंने अपनी मिस्टेक है जो सुधारी है, तो मुझे आपको इसके बारे में बताना था बस। और अब आते हैं हम, ये जो ऑपरेटर्स हैं हमारे, ये क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, पावर एंड फ्लोर डिवीजन। ये वो सारे ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले था एडिशन ऑपरेटर। तो अगर मैं लिखूं प्रिंट 10 + 5, तो ये आउटपुट दे रहा है 15। ये एक ऑपरेटर है, यह है वैल्यू के ऊपर। और ऐसा ही अगर मैं करूं 10 b = 5 c = a + b, और मैं अगर प्रिंट करूं c को, तो यह वेरिएबल के ऊपर जो मैंने पहली लाइन पढ़ी थी यहाँ पर कि वैल्यूज और ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, इनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको इसके अंदर एक और चीज़ बताऊँ। हम जो वेरिएबल है उनको हम इनपुट भी यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं वेरिएबल्स का, जो कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ मैं आपको।
क्योंकि हमें उस टाइम पे इतनी नीड नहीं थी, लेकिन अब हमें नीड इनकी भी पड़ेगी। हम और एडवांस चीज़ें सीखेंगे तो हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ों की नीड पड़ेगी। तो हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं? अभी ये क्या किया मैंने यहाँ पर a=10 और b=5, और ये जो भी वैल्यूज़ दी है ए और बी की, ये मैंने अपने खुद से दी है। अगर मुझे ये वैल्यूज़ ना देनी हो, किसी और को ये वैल्यू देनी हो, तो वो कैसे देगा? फॉर एग्जांपल, अगर मैं a लिखूँ, अगर किसी और व्यक्ति, कोई भी और पर्सन, कोई भी और यूज़र हो, उसको वैल्यूज़ फिल करनी है, तो वो कैसे करेगा? इंटीजर इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ बी। और अब इसके बाद में अगर करूँ सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्रिंट सी, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बन के आया है जिसके अंदर ये वैल्यू मांग रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या फिल करनी है? अगर इस वैल्यू फिल करें 10 या कोई भी वैल्यू फिल करें, और अगर आप एंटर करें, तो ये दूसरी वैल्यू मांग रहा है कि दूसरी वैल्यू क्या है। अगर मैं दूसरी वैल्यू 5 पे एंटर करूँ और एंटर करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है 15। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सम इज एंड, और वापस रन करा अगर, 15 एंटर, 5 एंटर, 20, तो सम इज 20। तो इस तरह से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है पाइथन लैंग्वेज या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने का। अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो हम इन, सी की स्कैन, ये सारे लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अगर बात करूँ मैं जावा की, तो उसमें स्कैन फंक्शन, स्कैनर क्लास, इन क्लासेज और इन फंक्शंस की हेल्प से हम यूज़र से इनपुट ले पाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको यूज़र से इनपुट लेना बताया। तो चलिए अब हम अपने बढ़ते हैं आगे के ऑपरेटर्स के अंदर, जिन पे हमें काम करना है। अगर मुझे, चलिए मैं इस कोड को एक बार, इसके एक डुप्लीकेट सेल बना लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी डुप्लीकेट सेल बनाई है मैंने ये, अब मुझे क्या करना है? ये तो मैंने सम किया है, चलिए मैं इस फंक्शन को हटा देता हूँ, सी वाले को यहाँ से, जो एक वेरिएबल था सी वाला वेरिएबल, उसको हटा दिया मैंने। अगर मैं अब यहाँ पर करूँ ए प्लस बी, सम इज, ठीक है, और अगला फंक्शन करूँ अगर प्रिंट सम इज, सॉरी डिफरेंस बोल सकते हैं हम, डिफरेंस इज, या और सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी, ओके, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन इज ए स्टार बी, प्रिंट division is a divided b, a forward slash print okay, so what we have modulus is a mod b power is a star star b, and at the end floor division. Floor division is a floor b। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने सारे ऑपरेटर्स लिख लिए हैं। ये है अपना एडिशन,
ये है सब्ट्रैक्शन, ये है मल्टीप्लिकेशन, ये है डिवीजन ऑपरेटर, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर, एंड ये है पावर ऑपरेटर और एक्सपोनेंट ऑपरेटर वी कैन से, एंड द लास्ट वन इज फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए तीन चीजें नहीं है, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो आता है, लेकिन जो तीन चीजें नहीं है उसमें है मॉड्यूलस, पावर एंड फ्लोर डिवीजन। तो मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस हम बोल सकते हैं अगर हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अगर मैंने 15 मॉड्यूलस 7 किया, 15 मॉड्यूलस 7 किया तो 7 2 14, तो रिमाइंडर क्या बचा? 1, तो इसका आंसर होगा 1। अगर मैंने यहाँ 23 मॉड्यूलो 5 किया तो 5 4 जा 20, सो व्हाट्स द रिमाइंडर? द रिमाइंडर इज 3। तो हमें यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3। ऐसे है आप पावर। पावर क्या होता है? पावर तो आपको पता होगा, एक 2 टू द स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये होता है। तो हम इसे को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 स्टार स्टार 2 इक्वल टू 9। अगर मैं यहाँ करूँ 5 स्टार स्टार 2 इक्वल टू 25, मतलब स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का। इसके बाद आता है हमारे पास फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या था? ये आप इसे समझो कि सिर्फ एक डिवीजन होता है। मैं आपको आराम से बताता हूँ इसको। ये एक डिवीजन होता है, ये अच्छी चीज़ है, तो इसके बारे में मुझे आपको बताना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ लिखा 15 फ्लोर डिवीजन 2, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 7.5, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.5। लेकिन अगर ये तो डिवीजन करने पे आएगा हमारे पास, लेकिन अगर मुझे इसका फ्लोर डिवीजन निकालना हो, दो वैल्यू होती है, फ्लोर और सीलिंग। फ्लोर मतलब हम नीचे का समझ सकते हैं, और सीलिंग मतलब ऊपर छत। अगर मुझे इसके लिए सीलिंग पे जाना है तो 7.5 से ऊपर वाला नंबर कौन सा है? 8। अगर मुझे 7.5 का फ्लोर पे जाना है तो 7.5 से नीचे कौन सा? 7। आप इसे समझ सकते हैं। मतलब अगर पॉइंट में कुछ भी वैल्यू दी हो, किसी भी नंबर के साथ में कोई भी डेसिमल में कोई भी वैल्यू दी हो, तो अगर आपको फ्लोर में जाना है तो आपको नीचे जाना है छोटी वैल्यू से, जो होल नंबर होगा छोटा वो। और अगर सीलिंग वैल्यू पे जाना है तो उससे ऊपर वाला नंबर। अगर मैं यहाँ पर जस्ट इमेजिन कीजिए -15 फ्लोर डिवीजन 2 लिख देता, तो यहाँ पर आता -7.5। तो अब आप यहाँ पे बताइए, जो 7.5 है माइनस का, उसका फ्लोर डिवीजन क्या होगा? -7.5 से जस्ट छोटी वैल्यू क्या है? -8, ना कि 7, -7। माइनस में तो जो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी होगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 7.5 का फ्लोर डिवीजन क्या होगा? 7 होगा, ठीक है। आपको अगर एक एग्जांपल और दूँ मैं इसी का, तो आप इसे समझ सकते हैं 24 मॉड्यूलस 5, 24 मॉड्यूलस 5, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा 4.8, ठीक है, 4.8 आया है। अब 4.8 का फ्लोर क्या है? 4.8 की फ्लोर वैल्यू होगी, वो होगी 4। अगर इसकी सीलिंग वैल्यू पे जाऊँ मैं अगर, तो इसकी सीलिंग वैल्यू होगी 9। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट का कोई खेल नहीं है कि अगर 0.5 से छोटा हुआ तो हम 7 पे जाएंगे, 0.5 से ऊपर हुआ तो हम 8 पे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर 7.9 भी होता 7.5 की जगह, और उसने में हमसे फ्लोर डिवीजन वैल्यू मांगी होती, तो हम यही वैल्यू देते। तो चलो अब हमने ये जो कोड दिया है इसको रन करते हैं एक बार। अगर 1 मिनट,
ओके, सो हमने यहाँ पर कोमा लगाना छोड़ दिया था, ऑलमोस्ट सभी में छोड़ दिया था। इतनी बड़ी मिस्टेक तो एरर आनी ही थी। सो अगर हम रन करें तो हम ये पहली वैल्यू लेते हैं 15 एंड 17। अगर मैंने लिया 15, एंटर किया और 7 डाला, तो आप वैल्यूज देखिएगा। अगर मैंने 15 और 7 सम किया 15 और 7 को, तो वैल्यू है 22। अगर सब्ट्रैक्शन किया तो 8, मल्टीप्लिकेशन किया तो 105, डिवीजन किया। याद रखना हमेशा, अगर हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, किसी भी वैल्यू को, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, तो वैल्यू हमेशा फ्लोट में ही आती है, होल नंबर में नहीं आती। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिवीजन में आ रहा है 2.1428। अगर ये 2.1 आता तो भी फ्लोट में ही होता, तो ये हमेशा फ्लोट में ही वैल्यू देता है। इसके बाद आता है हमारा मॉड्यूलस। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉड्यूलस, हमने जो नीचे निकाला है मॉड्यूलस, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, सिखाया था। आप मॉड्यूलस की वैल्यू चेक कर सकते हैं। इसके बाद पावर तो बहुत बड़ी है, 15 की पावर 7, मतलब 15 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है। इसके बाद आता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में आप देख सकते हैं कि क्या वैल्यू आया। फ्लोर डिवीजन में आया अपने पास वैल्यू 2, मतलब 7 2 ज़ा 14, तो 2 पॉइंट समथिंग 2.1, ओके 2.1314, जो ये वैल्यू आई है उसको इसने फ्लोर में कन्वर्ट करके देखिए 2 कर दिया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो वैल्यू है डिवीजन की, इसको फ्लोर में कन्वर्ट करके 2 कर दिया इसने। तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। अगर मैं इसी कोड को कॉपी करके अगर इसको वापस रन करूँ किसी और वैल्यू के लिए, चलिए इनमें से मैं करता हूँ 15 और 2 के लिए, -15 या 2 के लिए करता हूँ, -15 एंड 2 के लिए अगर मैंने किया, तब आप देख सकते हैं जो सम है वो आया -13, डिफरेंस आया -7, जो डिफरेंस आया -17, मल्टीप्लिकेशन आया -30, जो डिवीजन आया वो आया -7.5, मॉडुलस आया वो आया 1, पावर आई 225, ये तो होना है तो ऑब्वियसली बात है, और फ्लोर डिवीजन है -8, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था माइनस वाले में। तो ये था हमारा सब कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। इसके बाद ये जो एग्जाम्पल्स है मैंने भी आपको सारे के सारे बता दिए हैं, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो डिवीज़न होता है उसमें हमेशा फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न करता है, ये मैंने आपको बताया था। और जो फ्लोट डिवीज़न में है ये हमेशा डेसिमल को हटा देता है। आप ऐसा मानिए आपके पास पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आती है उस सबको हटा देता है, ये सिर्फ पॉइंट के पहले वाली वैल्यू रखता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिवीजन जब नेगेटिव होता है ये उससे जस्ट नीचे वाली वैल्यू लेता है। -8 आया यहाँ पर, -7.5 का फ्लोट डिवीजन आया -8। आप ऊपर देख सकते हैं 2.14 का फ्लोट डिवीजन आया 2। तो ये था हमारा, सॉरी, ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? किसी वैल्यू को असाइन करना, यही होता है यूज टू असाइन एंड अपडेट वैल्यूज। किसी भी वैल्यू को अपडेट करना या असाइन करना, ये इसके अंदर आता है। अब जो ऑपरेटर्स होते हैं इसके अंदर, चलिए मैं आपको एक बार इनके बारे में लिख देता हूँ। अगर ये जो वैल्यूज हो ऐसे इक्वल्स, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू, फ्लोर इक्वल टू, स्क्वायर इक्वल टू। ओके, तो हमारे पास ये 7 असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब इनका मतलब क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट वाला है इक्वल वाला, बराबर का साइन जिसको हम बोलते हैं, ये आता है किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दिया a = 24, तो ये जो 24 है वो a के अंदर असाइन हो गया। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम।
अब इसके अंदर क्या करना है, अगर ए प्लस इक्वल टू की बात आती है, जब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ए प्लस इक्वल टू 5, ध्यान से देखना इसको, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए प्लस इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम लिख रहे हैं ए प्लस इक्वल टू 5। अगर मैं आपको यहाँ स्पेस दूँ बीच में, तो हम इसको एक तरीके से वो लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए प्लस 5। मतलब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 24, और उसके अंदर अगर हमने 5 ऐड किया तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 29। समझे। ऐसे ही अगर मैं ए माइनस इक्वल टू 5 करूँ, और तो अब मैं ए माइनस इक्वल टू 5 को कैसे लिख सकता हूँ, आप बताइए। ए माइनस 5 इक्वल टू को मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू ए माइनस 5। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, आप बताइए। अगर मैंने आपको इतनी बार इतनी सारी चीज़ें बताई है, तो आपको पता होगा ना कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। अगर देखिए, अगर आप बोल रहे हैं 24 माइनस 5, तो ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको एक ओवर राइट वाला कॉन्सेप्ट बताया था जो हमारे सेकंड क्लास में थी उसके अंदर। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू 24 थी, उसको ओवर राइट कर दिया ए इक्वल टू 29 ने। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी ए इक्वल टू 29 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू 29, तो अब यहाँ पर ए में से जो वैल्यू जाएगी 5, 29 माइनस 5 होगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी अगेन 24। अगर मैं इसका आंसर रिटर्न करूं, अगर एक मिनट, सो अगर आंसर सिर्फ वैल्यू असाइन की थी, आंसर तो रिटर्न किया ही नहीं था। प्रिंट करूं, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ ए, ठीक है, और चलिए मैं यहाँ पर, ठीक कोई बात नहीं, एक ही बात है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ ए, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू क्या है। हमारे पास पहले वैल्यू है 29, और उसके बाद सेकंड जो वैल्यू आई वो आई 24। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं यहाँ पर 4 करूँ, तो 29 माइनस 24 कितना होगा 25। तो ये होते हैं हमारे प्लस इक्वल टू एंड माइनस इक्वल टू। ऐसे ही मल्टीप्लाई इक्वल टू एंड डिवाइड इक्वल टू भी होता है। अगर मैं इसको करूँ ए स्टार इक्वल टू 5, सॉरी 5, तो इसका क्या होगा, ये सारा कुछ सेम है, आपको सिर्फ ऑपरेटर चेंज करना है। ए इक्वल टू ए स्टार 5, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, हमारे पास ए की वैल्यू है यहाँ पे 24। अभी हमारे पास ए की वैल्यू चेंज होकर आ गई 25 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 125। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ ए को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 125। ऐसे ही अगर मैं डिवाइड करूँ ए इक्वल टू फ्रॉम 25, नॉट 25, आई थिंक हमें और भी वैल्यूज चाहिए होगी, तो हम इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा अब ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई 5। ये हमने ओपन करके लिखा है इसको अच्छे से। तो अब ए इक्वल टू क्या होगा 125 डिवाइड बाई 5। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी वापस 25। ओके, तो आप देख सकते हैं, अब जब मैंने 125 को 5 से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो आया एक फ्लोट के अंदर, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी कि ऑलवेज रिटर्न अ फ्लोट। ठीक है, ओके,
सो अब आता है डिवीजन के बाद मॉडुलस। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूँ, 7 का मॉडुलस निकालूँ तो इसका 7 का मॉडुलस क्या है? चलो 3 का निकालते हैं। 3 मॉडुलस करते हैं तो 1 मिनट, हमें आई थिंक 7 का निकालना चाहिए ताकि हमारे पास बड़ी वैल्यू हो जाए, वरना अभी एक ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करूँ ए मॉडुलस ऑफ 7 इक्वल टू 25.0 mod of 7, and what should its value? What will be the value? The answer is 7 3 are 21, 4 21 and 4 25, तो आंसर इज 4। एंड अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ ए तो हमारे पास है 4। ठीक है, इसके बाद आता है 4 के बाद हमारे पास और क्या बचा है? स्क्वायर पावर। अगर मैं ए स्टार 3 करूँ तो क्या आएगा? इसका इसका मतलब होता है ए स्टार ए डबल स्टार इक्वल टू 3। ठीक है, अभी एरर आ जाती है। अगर ए इक्वल टू करूँ मैं यहाँ पर ए स्टार स्टार 3, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा हमारे पास अब लास्ट आंसर है 4 स्टार स्टार 3। इसका वैल्यू क्या होगा? 64। ओके, सो मैंने प्रिंट नहीं किया, प्रिंट ए। ठीक है, 4। आप अपने जुपिटर में जो सेल है उसको शिफ्ट एंटर से भी रन कर सकते हैं डायरेक्टली, शॉर्टकट है ये तो इसका, मैं आपको बता देता हूँ अभी अगर आपको पता ना हो तो। और लास्ट है ए फ्लोर इक्वल टू, अगर 64 है तो मैं 3 मान लेता हूँ, इसका 7 कर लेता हूँ इसका एक बार फिर से। सो 7 9 जा 63 होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका आएगा 1 पॉइंट, ओके 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, तो इसकी वैल्यू टोटल हो जाएगी 1 ही होगी फ्लोर में कन्वर्ट करके। ए इक्वल टू ए फ्लोर 3, ए फ्लोर 7। अगर मैं यहाँ पर करूँ 64.0 फ्लोर 7, तो इसका वैल्यू आएगा 1। और मैं इसको अगर प्रिंट करूँ 1 मिनट, ओके हम मॉड्यूलस नहीं निकाल रहे थे तो उसका आंसर 1 नहीं। अगर इसकी हम फ्लोर वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। अगर मैं बोलूँ तो 9.14, ओके 9.14 आएगी, तो वो फ्लोर में कन्वर्ट करके 9 हो गई। तो अब ये था हमारे पास कौन सा ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर। हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और ये अब क्या, वोल्रस ऑपरेटर, ये एडवांस टॉपिक है इसका, जो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर करते हैं कोई भी एक्सप्रेशन होता है तो किसी भी कंडीशन के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। असाइन वैल्यू इनसाइड अ एक्सप्रेशन, मतलब आप ऐसे मान लीजिए नंबर्स इक्वल टू 1 2 3 4 3 4 एंड 5। अगर मैं करूँ यहाँ पर काउंट इक्वल टू लेंथ ऑफ नंबर्स, ठीक है, और कोलन लगा के is greater than 2, then print count। अब क्या सोचते हैं आप, यहाँ पर एरर आएगी?
लेकिन ये एरर क्यों आई? क्योंकि हम किसी भी कंडीशन के अंदर, किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हम कोई भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। इसके लिए हमारा यूज आता है वोल्रस ऑपरेटर, जिसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं कि हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जो उसके कंडीशन लिखने की जगह हम वहाँ पर भी एक ऑपरेशन असाइन, एक वैल्यू असाइन कर सकते हो वेरिएबल को। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पर ट्रू आउटपुट आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है? हमने जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके अंदर जो वैल्यू दी है वो ये बोला है कि काउंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 5, वो बड़ी है 2 से, तो हमें प्रिंट करना है काउंट। तो ये स्टेटमेंट अगर सही है तो हमारे पास देखो ट्रू प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ट्रू की जगह 20 कर देता और रिटर्न करता तो ये फॉल्स हो जाती। और फॉल्स होने पे अब पता आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर एल्स में कुछ नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पर एल्स में काउंट कराऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉल्स आएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको इफ एल्स का भी पता होना चाहिए, तो मैंने आपको बता रखा पहले से। तो ये है इसके अंदर। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और अगर आपको देखना है कि काउंट की वैल्यू क्या है, अगर आप काउंट के अंदर वैल्यू देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर ये देखिए, जो वैल्यू है वो अब कितनी आई। मतलब अब ये क्या बोल रहा है, काउंट के अंदर जो वैल्यू है 5, हमने काउंट के अंदर असाइन कर दी वैल्यू 5, जो कि लेंथ है नंबर ऑफ लिस्ट की। हमारी लिस्ट है नंबर नाम की, उसकी जो लेंथ है 5, वो उसके अंदर असाइन हो गई उसकी वैल्यू काउंट के अंदर। और अगर वो 2 से बड़ा तो हमारे पास काउंट की वैल्यू 5 है वो प्रिंट होगी, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये हमारा था वोल्रस ऑपरेटर। ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है और ये अभी हमारे पाइथन 3.8 में ऐड हुआ है। आपको लग रहा होगा कि अभी हम पाइथन 3.14 समथिंग कुछ पे चल रहे हैं, 14 पे कुछ चल रहे हैं, तो ये 3.8 तो बहुत पुराना हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमेशा हर महीने अपडेट होती रहती है लैंग्वेज, हर महीने, हर 2 महीने, हर 5 महीने में अपडेट होती रहती है। तो आप सोच लीजिए कितना पीछे होगा, अभी तक ज़्यादा पीछे भी नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद आता है हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर। हम कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को कि ए बी, इनमें अगर ए में 5 है, बी में 10 है, तो ए इक्वल टू बी है या नहीं, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। ये सारे ऑपरेटर है जिनका हम यूज़ करते हैं। तो चलो अभी हम करते हैं। इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा भी है कंपेरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये हमारे पास 6 ऑपरेटर होते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन लिखिए, आउटपुट इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में ही आउटपुट आता है हमेशा। ऐसा क्यों होता है? अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर किसी की भी वैल्यू लिखते हैं तो हमेशा आउटपुट ट्रू और फॉल्स में देंगे, जब तक हम कोई कंडीशन ना लिखे या कुछ और ना लिखे। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ num1 इक्वल टू, अगर मैं यूजर से इनपुट लूँ, अगर मैं यहाँ यूजर से इनपुट एंटर num1, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर टाइप कास्टिंग का भी यूज़ कर रहा हूँ। जो इनपुट है जो मैं ले रहा हूँ उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र से इनपुट स्ट्रिंग में लेता है, जिसको हम बाद में इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यूज़र से इनपुट लिया। अब मुझे अगर कंपेयर करवाना है, अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट num1
इक्वल टू नम टू। ठीक है, तो मैं इनका आउटपुट पहले लिख देता हूँ कि आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि हम नंबर सेम नहीं देने वाले दोनों। प्रिंट नम वन इज नॉट इक्वल टू नम टू, ये ट्रू होगा क्योंकि नंबर हम दोनों इक्वल नहीं देंगे, तो सेम चीज़ है। नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, क्या ये सही होगा? हाँ, क्योंकि हम जो पहला नंबर है वो बड़ा देने वाले हैं। नम वन इज लेस देन नम टू, ये फॉल्स होगा। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिंट नम वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम टू, ये ट्रू होगा। और अगर मैं करूँ प्रिंट नम वन लेस देन इक्वल टू नम टू होगा, और ये फॉल्स होगा। तो मैंने यहाँ पर 6 के 6 ऑपरेटर लिख दिए हैं कि इनका क्या आउटपुट आएगा। अगर मैं नम वन और नम टू इन दोनों की वैल्यू लिखता हूँ, याद रखना अगर हम सिर्फ एक इक्वल लगा है तो वो वैल्यू साइन के काम आ रहा है, और अगर डबल इक्वल लगे हैं, अगर अगर दो बराबर के साइन लगे हैं तो वो कंपेयर कर रहे हैं, और एक बराबर का साइन मतलब हम वैल्यू साइन कर रहे हैं। तभी हम लिखते हैं ए इक्वल टू 24, मतलब ए के अंदर हम 24 डाल रहे हैं, और ए इक्वल टू बी मतलब हम ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर इसका मतलब नम वन इक्वल टू नम टू मतलब हमने नम वन में नम टू की वैल्यू डाली है, और अगर नम वन इक्वल टू नम टू किया है मैंने, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया है। अभी आपको मैं एक बढ़िया सा एग्जाम्पल भी देख बताऊंगा। अगर मैं यहाँ इसको रन करूँ और मैं यहाँ उसकी वैल्यू 24 एंटर 12 लिखूँ, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, देख लीजिए। फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये है वैल्यू। फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख रखी है कमेंट करके कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। अब आप देख सकते हैं, तो थर्ड ऑपरेटर है नम वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम टू। इसका मतलब जो पहला नंबर है 24 वो 12 से बड़ा है नम टू से। सेम जो नम वन इज लेस देन नम टू, तो नहीं, फॉल्स होगा वो स्टेटमेंट, क्योंकि हमारा जो नम वन वो ओबियसली बड़ा है। अगर नम वन ग्रेटर देन इक्वल टू नम टू, इसका मतलब है कि जो नम वन है क्या बड़ा है नम टू से या बराबर है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो ट्रू होगा। अगर यहाँ पे नम टू की वैल्यू 24 भी होती है तो भी वो ट्रू ही देगा। और इस कंडीशन में जो फॉल्स वाला स्टेटमेंट है, जो नीचे वाला नम वन इज लेस देन इक्वल टू नम टू, वो भी ट्रू देगा, क्योंकि नम वन नम टू से छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है। वो इक्वल टू का साइन इसलिए यूज होता है। अगर जस्ट इमेजिन करिए, मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ और इसको रन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 24 एंटर 24 दे देता हूँ, अब आप यहाँ पर देखिए क्या आएगा। इन कमेंट्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको इनके बिना आंसर आना चाहिए। ठीक है, हाँ, नम वन इक्वल टू नम टू, यस ट्रू। नम वन इज नॉट इक्वल टू नम टू, क्या नम वन बराबर नहीं है नम टू के? नहीं, ऐसा नहीं है, बराबर तो है ये, तो ये फॉल्स। क्या नम वन इज ग्रेटर देन नम टू? नम वन बड़ा है, 24 से बड़ा है, कभी नहीं हो सकता। क्या 24 से छोटा है? ऐसा भी कभी नहीं होता, तो ये भी फॉल्स होगा। क्या नम वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम टू? नम वन मतलब चॉइस क्या बड़ा है नम टू से? नहीं, लेकिन बराबर है, हाँ, तो यहाँ पर एक ट्रू आ गया। और ऐसा ही क्या नम वन छोटा है नम टू से? नहीं, लेकिन बराबर है, यस, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू आया। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब इसमें चेनिंग का कॉन्सेप्ट है। इसमें है कि अक्स की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लूँ अक्स इक्वल टू, एग्जाम्पल में जैसा करता वैसे लिखा, प्रिंट वन इज अंडर 10,
ओके, सो ये हमने इनपुट पेंडिंग रखा है, तो ये सेल एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है, ये भी सही बात है इसमें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो x इक्वल टू 5 है, प्रिंट 1 इज ग्रेटर देन, ये चैनी का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मैंने ये कुछ बोला है कि जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 10 से छोटी है। क्या ऐसा है? 5 1 से बड़ा होता है? हाँ, बड़ा होता है। 10 से छोटा होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पर ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ पर 50 कर देता तो ये फॉल्स होता। क्यों? क्योंकि 50 1 से तो छोटा, 1 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स आ गया। ठीक है, अब इसी सेम चीज को मैं ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट 1 is less than x and x is 1 is less than x and x is less than 10। दोनों की वैल्यू ही फॉल्स आएगी, दोनों का मतलब एक ही। अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूँ, दोनों की वैल्यू ट्रू आएगी। मतलब जो एंड है, हम डिजिटल लॉजिक में बाइनरी में पढ़ते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती है। तो एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है कि जो दोनों इनपुट है, वो जो हमारे पास दोनों कंडीशन है, नॉट इनपुट, जो दोनों कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी फॉल्स हुई तो दोनों फॉल्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 50 रखूँ वापस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्स आएगा। और ये फॉल्स क्यों आएगा? इस लाइन को मैं अगर हटा दूँ तो ठीक है। अगर इस लाइन के अंदर, अगर इस लाइन के अंदर आप देखिए कि x की वैल्यू जो 50 है वो 1 से बड़ी है, लेकिन 10 से, लेकिन वो वैल्यू 10 से भी बड़ी है, 10 से छोटी नहीं है। लेकिन हमारे पास जो कंडीशन वो ये दे रखी है कि 50 से भी बड़ी हो, 50 से बड़ी हो, सॉरी, जो हमारे पास वो वैल्यू दे रखी है, हमने वो ये दे रखी है कि जो x की वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। अगर मैं इसका सिंबल हटा के इसे कर दूँ तो आप देख सकते हैं हमने जो कंडीशन दी है वो क्या दी है कि x की वैल्यू 1 से भी बड़ी है एंड x की वैल्यू 10 से भी बड़ी है। तो ये एंड ऑपरेटर का यूज होता है, और बाकी हम आगे भी देखेंगे एंड का यूज। या आगे देखो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसके बारे में मैं बात कर रहा था, एंड, और नॉट। सो एंड क्या होता है, और क्या होता है, और नॉट क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक बेसिक सा ज्ञान इसके बारे में तो आपको होना ही चाहिए। अगर बाइनरी की आपको नॉलेज नहीं है तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसके बारे में क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड, और, एंड, नॉट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ये होता है नोट का साइन, और ये होता है ए। ठीक है, बाइनरी में अगर, बाइनरी में दो ही वैल्यूज होती है हमारे पास, क्या होती है, 0 एंड 1। तो अगर ए की वैल्यू 0 है और मैंने इसका ए नोट कर दिया, ए नोट ऑफ ए कर दिया, तो जो 0 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। मतलब ऐसा समझिए, अगर मैंने नोट का साइन लगा दिया किसी भी नंबर के ऊपर, तो जो 0 हो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 1 हो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही होता है नोट का मतलब। इसके बाद आता है एंड। एंड क्या होता है? एंड होता है कि अगर सारी वैल्यूज 1 है तो ही आउटपुट बनाएगा। अगर एक भी 0 हो गया तो वो 0 ही देगा। समझे इसका मतलब? मतलब all the inputs are should be 1. If a single input is 0 then all the output is 0. इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 1 एंड 1 एंड 1 एंड 1, इसका आउटपुट हमेशा बनाएगा। लेकिन मैंने अगर एक भी 0 लगा दिया, कहीं पर भी एक भी 0 लगा दिया, तो उसका आउटपुट हमेशा 0 ही आएगा। और इसका अपोजिट है और क्या बोलता है कि जब तक सारे 0 है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भी 1 आया तो मैं सबको 1 कर दूंगा। समझे मतलब? एंड में क्या होता है? एंड में होता है जितने भी 1 होते हैं
उन सब को उन वो सब, अगर एक भी वन होता है, अगर एक भी जीरो होता है, एंड के अंदर अगर एक भी वैल्यू जीरो होती है तो वो सबको जीरो कर देती है, और के अंदर अगर एक भी वैल्यू वन होती है तो वो सबको वन कर देती है। ऐसा ही हम इसके अंदर मान सकते हैं। ट्रू और फॉल्स का केस हमारे पाइथन में क्या होता है, जीरो मतलब ट्रू, वन मतलब फॉल्स, ऐसा ही होता है ना। अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ ट्रू, सॉरी वन, ओके मैं भूल गया था, तो कोई बात नहीं। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारे पाइथन में वन मतलब ट्रू और जीरो मतलब फॉल्स। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो अगर एक भी एंड के स्टेटमेंट में अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो वो सब कुछ फॉल्स कर देगा, और के स्टेटमेंट में अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू निकला तो वो सबको ट्रू कर देगा। हमें कोई मतलब नहीं, हमारा सारा आंसर ट्रू आएगा। चलो मैं इसका एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूँ वन इज ग्रेटर देन लेस देन 5, देखते रहना, वन इज लेस देन 5 एंड का यूज कर रहा हूँ, 5 इज लेस देन 10 एंड 2 is less than 22 and 10 is less than 100। अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करूँ तो आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सारी वैल्यूज है, जो एक है वो 5 से छोटा है, 5 है वो 10 से छोटा है, 2 है वो 22 से छोटा है, और 10 है वो 100 से छोटा है। अगर मैं यहाँ पर इस 10 की जगह 1000 कर दूँ तो ये वैल्यू फॉल्स दे देगा। क्यों? क्योंकि एक सिंगल आउटपुट, अगर एक सिंगल इनपुट फॉल्स हुआ, एक सिंगल कंडीशन फॉल्स हुई तो पूरा आउटपुट जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। इसका अपोजिट है वो है और का, जो और वाला है वो इसका अपोजिट है। और इसका अपोजिट कैसे है मैं आपको इसका बताता हूँ अभी। अगर मैं यहाँ पर और करूँ, ये अभी तो ट्रू ही देगा क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन ट्रू है, ना कि एक। मैंने यहाँ पर इसको एक फॉल्स कर दिया, अगर मैं यहाँ पर इसको फॉल्स कर दूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर फॉल्स कर दूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर फॉल्स कर दूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉल्स है। क्या बोलता है ये स्टेटमेंट, क्या बोलता है हमारा ये स्टेटमेंट, बोलता है कि जो एक है, हमारा स्टेटमेंट बोलता है कि जो एक है वो 5 से बड़ा है, गलत, फॉल्स। 5 है वो 10 से बड़ा है, फॉल्स। 2 है वो 22 से बड़ा है, नहीं, कभी नहीं, फॉल्स। 1000 है वो 100 से छोटा है, या मतलब 100 जो 100,000 से बड़ा है, कभी नहीं हो सकता। मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट फॉल्स। अगर मैं इसमें से एक भी स्टेटमेंट सही कर दूँ, ट्रू कर दूँ, मतलब 1000 100 से बड़ा है, यस, तो ये सबको ट्रू कर देगा एक ही झटके में। ठीक है, हमारा हो गया इसके बाद। अब इसके बाद आता है नॉट। अगर मैं लिखूं प्रिंट नॉट 2 इज ग्रेटर देन 4, मतलब 2 4 से बड़ा है, नहीं है ना, नो, मतलब क्या हो गया, 2 इज ग्रेटर देन 4, मतलब 2 4 से बड़ा है, नहीं, तो फॉल्स। और फॉल्स का अपोजिट क्या होता है, ट्रू। समझे? नहीं समझे, मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर लिखूं, आप इसे समझिए, मैं यहाँ पर लिखूं प्रिंट 2 इज ग्रेटर देन 4, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि 2 तो 4 से बड़ा नहीं है, 2 4 से बड़ा नहीं है, लेकिन हमने उसके बाहर क्या कर दिया, हमने इसके बाहर जस्ट एक नोट लगाया और हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ये आपको मैं बताता हूँ ये -1 क्यों दिया है, ये बाइनरी में पूरा कन्वर्ट हो गया, इसलिए माइनस में चला गया यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर नोट लिखूँ तो ये ट्रू ही आएगा। अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ,
कि जो 4 है वो 2 से बड़ा है, यस 4 2 से बड़ा है। लेकिन मैं अगर इसको नोट लगा दूं, 4 है वो 2 से बड़ा है, ट्रू है, और ट्रू का अपोजिट क्या था, फॉल्स, तो आ जाएगा फॉल्स। ऐसा ही यह होता है हमारा नोट ऑपरेटर। इसके बाद आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। मैंने इनका जो डिस्कस है उसमें भी किया है, लिस्ट के अंदर किया मैंने मेंबरशिप ऑपरेटर का, ठीक है। तो चलो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं कि मैं आपको कैसे बता सकता हूँ इसका, तो अब बारी है आइडेंटिटी ऑपरेटर की। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है मेमोरी की लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। जो हमारे मेमोरी की लोकेशन है उसको एक्सेस करने के लिए हम फिर उनका कंपैरिजन करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। तो हमारे पास जो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन सा था, इज और इज नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 ऑपरेटर होते हैं, इज और इज नॉट। तो अगर अब मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, लिस्ट इक्वल टू 1 2 एंड 3, ठीक है, ये लिस्ट 1 है, याद रखना। और मैं लिस्ट 2 क्रिएट करता हूँ, तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको क्रिएट करूँ 1 2 3 और एक और लिस्ट क्रिएट करूँ लिस्ट 3, वो उसमें क्या डाल देता हूँ, लिस्ट 1 डाल देता हूँ। अगर प्रिंट करूँ मैं लिस्ट 1 इज लिस्ट 2, क्या जो लिस्ट 1 है वही लिस्ट 2 है, पहला प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट 2 इज लिस्ट 3, कि क्या लिस्ट जो 2 है वो लिस्ट 3 है, और कर देता हूँ लिस्ट 1 इज लिस्ट 3, ठीक। अगर मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी यहाँ पर एक छोटी सी गलती आ गई। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या बता रहा है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो लिस्ट 1 है, ये जो लिस्ट 2 है और ये जो लिस्ट 3 है, अगर हम इनके बारे में बात करें तो ऐसा समझिए कि जो लिस्ट 1 है वो हमारे सिस्टम की मेमोरी में किसी एक एड्रेस पे स्टोर हुई है। उस एड्रेस की जो वैल्यू है वो हम माने थे 22334, ठीक है। मैं आपको वापस समझाता हूँ ये लाइन, कि मेरे पास मैंने एक लिस्ट क्रिएट की लिस्ट 1 LST1 नाम से, वो हमारे सिस्टम की मेमोरी में जो मेमोरी एड्रेस है 22334 वहाँ पर जाकर स्टोर हुई। तो ये जो है वो तो ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये पॉइंट आउट कर रहा है LST1 को। और ऐसे ही जो हमारा LST2 है वो हमने जो नई लिस्ट बनाई वो एक एड्रेस पे जाके स्टोर हो गई 2233445 पे, ठीक है, ये इस पे जाके स्टोर हो गई। तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, LST2 को पॉइंट कर रहा है। लेकिन जब हमने तीसरी लिस्ट क्रिएट की LST3, हमने उसके अंदर LST2 को डाल दिया, मतलब हमने कुछ नहीं किया, हमने एक LST3 लिया और उसका जो एड्रेस है LST3 है उसको LST1 के एड्रेस पे पॉइंट आउट कर दिया, मतलब 22334 पे हमने इसको पॉइंट आउट कर दिया। तो आप यहाँ पर देखें इन तीनों में से किसका एड्रेस सेम है, जिसका एड्रेस सेम है वो वैल्यू ट्रू होगी, बाकी वैल्यू फॉल्स होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है LST1 इज LST2, क्या LST1 का जो मेमोरी एड्रेस है, जो लोकेशन का एड्रेस है, और LST2 का मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है वो सेम है, नहीं। तो LST1 इज LST2 कैसे होगा, अगर नहीं होगा तो वहाँ पर फॉल्स आएगा। ऐसे ही LST2 इज LST3 नहीं, लेकिन LST1 इज LST3, यस दिस इज ट्रू। अब नोट का भी यूज करके बताता हूँ, इज
नॉट। तो अब यहाँ पर ट्रू आएगा कि LST1 इज नॉट LST2, मतलब LST1 का जो मेमोरी एड्रेस है वो LST2 का जो मेमोरी एड्रेस है वो बराबर नहीं है, वो एक जगह नहीं है, तो वो आ गया ट्रू, ये सही बात है। लेकिन LST2 इज LST3 नहीं, ये भी सही नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स है अभी भी। और उसके बाद LST1 इज LST3, ये ट्रू है। अगर मैं यहाँ पर नोट डाल दूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये बोल रहा है LST1 इज नॉट LST3, मतलब LST1 का जो एड्रेस है वो LST3 के बराबर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखिए बराबर है, तो इसका मतलब यही होता है। तो ये होता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या है, इसके की डिफरेंस क्या है, जब हम डबल इक्वल टू करते हैं तो वो वैल्यूज को चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, अगर मैं डबल इक्वल टू इसमें डाल दूँ कि LST1 इक्वल टू LST2, तो आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए, ये ट्रू आया है। अब ये ट्रू क्यों आया है, अब आप बताइए ट्रू क्यों आया है, क्योंकि जो LST1 के अंदर जो वैल्यू है वो है 1 2 3, और LST2 के अंदर जो वैल्यू है वो है 1 2 3, तो वो तो सेम है। अगर मैं यहाँ पर करूँ LST2 इक्वल टू LST3, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि LST3 के अंदर हमने LST1 की वैल्यू रखी है, और LST1 की वैल्यू क्या है 1 2 3, और LST2 की वैल्यू भी 1 2 3 है, तो ये दोनों सेम आए हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि डबल इक्वल टू होता है वो वैल्यूज चेक करता है, और इज मेमोरी करता है, चेक करता है मेमोरी को, तो इसका यही मतलब है। इसके बाद आता है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इन और नॉट इन, कोई वैल्यू या कोई भी जो वैल्यू है वो लिस्ट के अंदर है या स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ये हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ मेंबरशिप ऑपरेटर, ये कौन से होते हैं, इन एंड नॉट इन। हमारे पास दो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन। अगर मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊँ LST1 नाम से, उसमें रख दूँ 1 2 3 4, और मैं यहाँ प्रिंट करूँ 1 इन LST1, मतलब जो एक है वो LST1 के अंदर है, और मैं प्रिंट करूँ 5 इन LST1, तो ट्रू और फॉल्स। तो जो हमारा पहला प्रिंट स्टेटमेंट वो क्या बोल रहा है कि जो एक है वो LST1 के अंदर है, हाँ है, क्या 5 LST1 के अंदर है, नहीं है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 5 नॉट इन LST1, ये ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि 5 इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ ये आता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। अब इसको हम स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा str1 इक्वल टू, मैंने आपको ये एग्जांपल पहले भी दिए, माय नेम इज अशोक। अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट माई इज माई इन str1, क्या ट्रू होगा, हाँ ट्रू होगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, मैं आपको सेम एग्जांपल वापस दे रहा हूँ जो मैंने वहाँ पर भी आपको दिया था, माई इन str1, क्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस और जो कैपिटल लेटर का फर्क है, जो कैपिटल एम और स्मॉल एम है, यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। ये बात आती है केस सेंसिटिविटी की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले से बता रखा है। तो ये होता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। इसके बाद बात आती है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं बाइनरी ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल एंड और एक्सोर, इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। तो चलिए आपको मैं इसके बारे में फिर से एक बार वापस बताता हूँ कि क्या होता है। तो चलो मैंने अपने ये लाइन भी लिख रखी है कि मैं आपको इसके बारे में आगे भी और डेप्थ में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। एंड और एक्सोर, इनका मतलब क्या होता है, कौन सा ऑपरेटर है, ये है बिटवाइज ऑपरेटर। अगर
ये मुझे लगता है बहुत, ये सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है मेरा। अगर मैं लिखूँ बिटवाइज, बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में, तो इसमें क्या होता है, एंड जिसका सिंबल होता है ये इसका, और इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है एक खड़ी लाइन, और उसके बाद आता है एक्सोर, और कैपिटल ये तो ऐसे एक्स कहते हैं, एक्स और ठीक है। अब मैं इनके बारे में बताता हूँ। अगर आप सोचिए मेरे पास यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर और है, और यहाँ पर एक्सोर है, यहाँ पर एक्सोर है। और अगर यहाँ पर 0 0 1 एंड 1, ये बाइनरी का सारा काम होता है, तो आपको इसमें तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 0 1 यहाँ पे 0 और यहाँ पर 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो एंड ऑपरेशन में क्या होता है, एंड ऑपरेशन में मैंने भी आपको बताया था, अगर एक भी 0 आया तो उसकी वैल्यू 0 होगी, समझे। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी वैल्यू 0 हो गई तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर सारे 1 है तो ये 1 आ ही रहा है। आप देखिए ए और बी की वैल्यू अगर 1 1 है तो यहाँ आउटपुट में भी एंड का 1 आ रहा है, और ऊपर वाले में देखिए यहाँ 0 है तो 0 ही आ रहा है, अगर एक भी 0 है तो 0 आ रहा है। और के लिए मैंने क्या बात बोली थी कि अगर एक भी 1 आया तो 1 ही आएगा, समझे आप। मैंने और के लिए क्या बोला था कि अगर एक भी 1 हुआ तो 1 ही होगा। अब एक्सोर ये सबसे खतरनाक होता है, इसमें हमारे क्लासेस में ऐसे याद रखवाया जाता है कि सेम वैल्यू पे 0 और डिफरेंट पे 1, यहाँ पे सेम है 1 1 0, लेकिन मैं आपको इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बताता हूँ अभी। तो इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है, वो टेक्निकल डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वंस है तो वैल्यू 0, अदरवाइज 1, समझे। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वंस है तो आपकी वैल्यू 1 0 अदरवाइज 1। और यहाँ पर मेरे पास नोटबुक, उसके अंदर सेम डेफिनेशन लिख रखी है। मेरे बहुत ही कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, तो इसके बारे में मैं एक बार कंफर्म कर लेना पसंद करूँगा, क्योंकि बाद में ये ना हो कि आपको ज़्यादा दिक्कत हो। So we are here in bitwise operator. ये bitwise operator नहीं है क्या, मुझे नोट, हाँ ये रहा। ठीक है, आप ये याद रखना अभी तक कि अगर इवन नंबर ऑफ वंस होते हैं, क्योंकि इसमें देखिए इवन नंबर ऑफ वंस है मतलब 0 1 है तो 0, इसमें ओड नंबर ऑफ 1 है तो 1, इसमें ओड नंबर ऑफ 1 है तो 1, इसमें इवन नंबर ऑफ 1 है तो 0। इसकी डेफिनेशन यही होती है। अब अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है किसी भी वैल्यू को, 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, 2 को 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो आप इनकी वैल्यूज को इजीली समझ पाएंगे। अगर 6 है तो 2 और 4, ठीक है। इस एग्जांपल मेरे पास है 6 एंड 3। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6 एंड 3, तो हम 6 को बाइनरी में क्या लिख सकते हैं, 6 को बाइनरी में लिख सकते हैं 0 1 1 0, ठीक है। और 3 को बाइनरी में क्या लिख सकते हैं, 3 को बाइनरी में लिख सकते हैं
एक मिनट, 0,0,1,1, ठीक है। अगर इनका आउटपुट निकाले हम तो इसका आउटपुट क्या आएगा। अभी मैंने आपको बताया था एंड ऑपरेशन में क्या होता है, अगर एक भी जीरो होता है तो जीरो, दोनों वन है तो वन, एक भी जीरो है तो जीरो, एक भी जीरो है तो जीरो, और दोनों जीरो है तो जीरो होगा ही ऑटोमेटिकली। ये देखिए मैंने अभी आपको सेम चीज़ यही बताई थी, आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये जो है लाइन के अंदर जीरो और वन जीरो, वन और वन जीरो। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी बाइनरी में वैल्यू होगी 2, जो हमारे पास यहाँ पे लिख रखा है। मैं अगर उसको कोड में भी लिख के बता देता हूँ। अगर मैं प्रिंट करूँ 6 एंड 3 तो 2 आ रहा है। अगर मैं इसका और करूँ 6 और 3 तो 6 और 3 का और में क्या आएगा, 6 और 3 का और में जैसे 0 0 क्या होता है, जीरो जीरो, एक भी वन हुआ तो वन, एक भी वन हुआ तो वन, एक भी वन हुआ तो वन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू की 1 2 3 एंड 4 7। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 अपने पास। इसके बाद आता है एक्सोर, प्रिंट है 6 एक्सोर 3। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3, यहाँ पे इसका आंसर है 7। अगर मैं इसकी एक्सोर की बात करूँ, इवन नंबर ऑफ 1 0, ओड नंबर ऑफ 1 1, इवन नंबर ऑफ 1 0, ओड नंबर ऑफ 1 1। तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आएगी 5। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये आ गई 5। तो ये था हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको बस इतना सा याद रखना है, ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है बिटवाइज ऑपरेटर का एंड और एक्सोर का, आपको इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अगर आपको नहीं आता तो आपको इसको बार बार रिफ्रेश करके रिप्ले करके देखना है। आपको आ जाएगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये तो इतना हार्ड भी नहीं है, आपको 2 या 3 बार में समझ में आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बाइनरी में वैल्यूज कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। बाइनरी में वैल्यूज कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, अगर आप बोलो आपको यहाँ ऐसे स्टार्ट करना है 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे वैल्यूज लिखनी है। तो 2 की पावर 0 क्या होती है 1, उसके बाद क्या होता है 2, उसके बाद 4, 8, 16, 32, 64, 64 एंड 128। कंप्यूटर साइंस वालों को तो ये आसानी से याद हो जाती है वैल्यूज, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं है। अगर मैं इनको उल्टा लिखती हूँ, अगर हमें किसी भी वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 128, 64 एंड 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। अब आप जस्ट देखिए जो 6 है, मैंने 6 को कैसे लिखा था, 6 क्या है 0 0 0 0 0, 4 क्या है 4 1 2 1 एंड 0। तो 4 और 2 क्या होता है 1 होता है। तो यह क्या हो गया 4 और 2 क्या होता है 6, तो यहाँ पे 1 1 आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ तक लिखा है सिर्फ। ऐसे अगर आप 3 के बारे में लिखना चाहो तो आप ही सोच सकते हैं कि 3 के बारे में आप कैसे क्या लिख सकते हो। 3 के लिए यहाँ पर एक 1 आएगा और एक यहाँ पर 1 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा, समझे। बाकी हर किसी में 0 आने वाला है इसके अंदर। 3 3, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, बाकी सब में 0 आएगा, यहाँ पर 1 और 2 में 3। तो ये होता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। अब आता है हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अगर हमारे सामने बहुत सारे ऑपरेटर्स एक साथ रख दिए जाए तो हमें कौन सा ऑपरेटर पहले यूज करना है, कौन सा बाद में करना है। मैं आपको इवन इसका एक एग्जांपल भी बताता हूँ जो मैंने लिख रखा था अपनी नोटबुक में ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था, तो आई थिंक हमें ये करना चाहिए एग्जाम्पल।
उसकी तो हमने वैल्यू भी निकाल दी थी, लेकिन एरर थी उसके अंदर। तो हमारे पास ये रहा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का, लेकिन इससे पहले यूनिट। तो मेरे पास एक एग्जांपल है, जो मैं लिख के बताता हूँ आपको कि क्या एग्जांपल है। बढ़िया एग्जांपल है, देखिए में मज़ा आ जाएगा आपको। अगर एक्स वाई एंड जेड ये तीन है, ठीक है, इनकी वैल्यूज है 10, 5 एंड 2। ना हमारे पास क्या है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स, आई थिंक मैंने आपको राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में नहीं बताया, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है, इसी के अंदर आता है राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। चलो आपको मैं एक बार राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के बारे में भी बता देता हूँ, या इनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज बता देता हूँ राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट का, क्योंकि इसका इतना यूज़ कोडिंग में तो कम ही होता है, कंपटीशन एग्जाम से ज़्यादा होता है। जैसे गेट लेवल का एग्जामिनेशन होता है, उनके अंदर अच्छे से पूछे जाते हैं। तो जो लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल होता है, वो लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल ये होता है, और राइट शिफ्ट का सिंबल ये होता है। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। अगर मेरे पास कोई एग्जांपल हो, मैं अगर इसका एग्जांपल लिखूँ, एग्जांपल ओके, सो अगर मैं एग्जांपल लिखूँ कि 16 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 बार, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो ए की वैल्यू कितनी, 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 64। ये जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का कंसेप्ट है, अगर आपको इसके बारे में और कुछ भी ज़्यादा जानना हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकूँ। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा एक ऐसा टॉपिक है जिसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप अगर सोचते हैं कि ये 1 मिनट 2 मिनट में समझ आने वाली चीज़ है, तो ये नहीं है। इसको अगर मैं कम से कम लूँ तो मुझे 20 मिनट चाहिए इस एक सिंगल टॉपिक को समझाने के लिए, लेफ्ट शिफ्ट और राइट से, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही डेप्थ में कंसेप्ट है, उसके अंदर उतरना पड़ता है हमें और अच्छे से सीखना पड़ता है। इसकी वजह से 64 आई है। अगर मैं इसको कोड में लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर करूँ प्रिंट 16 लेफ्ट शिफ्ट 2 टाइम्स, तो ये क्या आएगा 64, आप यहाँ पर देख सकते हो। और ऐसा राइट शिफ्ट के लिए क्या है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर का फॉर्मूला मैंने आपको दिखाना है, तो ये है 2 मल्टीप्लाई स्टार एन। सेम फॉर्मूला अब यहाँ पर आपको देखिए, फ्लोर डिवीजन है, यहाँ पर याद रखना डिवीजन नहीं है, फ्लोर डिवीजन है, मतलब आपको पता होगा कि वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। अगर मैं यहीं 16 को राइट शिफ्ट करूँ 2 बार, तो इसका क्या होगा, इसका होगा 16 फ्लोर डिवीजन 2 टू द पावर 2 मतलब 4, आंसर आएगा अपने पास 4। देखिए क्या आता है, प्रिंट अगर 16 को 4 टाइम्स अगर मैंने राइट शिफ्ट किया, इसका आंसर आएगा 4। तो ये हमारे पास आंसर आया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल पे वापस लेके चलता हूँ। हमारे पास जो एग्जांपल था वो ये था, y एंड
floor division negation of z if x is greater than 12, print x else print z and else print z, ठीक है, सॉरी प्रिंट y। ये क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू मैं 50 कर देता तो यहाँ पर सीधा सीधा 5 प्रिंट होकर चला जाता, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 5 दे रखी है, तो ये क्या देगा, ये देगा एरर। लेकिन एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पर नेगेटिव शिफ्ट काउंट के कारण। मतलब जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे अपने हाथ में, हाथ से पेन और पेपर लेकर बैठोगे, जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने, तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो मॉड्यूलस है, जो 5 रो डिवीजन है -3 आएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई थिंक 2, नेगेटिव में 2 आएगा। सो हमें इस क्वेश्चन में ऐसा आएगा, जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ, एक मिनट। हमें ऐसा करना पड़ेगा 10 राइट शिफ्ट रो डिवीजन जब हम करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आएगी, वो आएगी -2। अब ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यह हमारे पास आएगा -5 बाई -5/3। जब हम इसको चेंज करेंगे -2 को, तो -5/3 आएगा। जब -5/3 आएगा तो इसका जो फ्लोर डिवीजन में वैल्यू आएगी वो आएगी -2। अब -2 हम राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट नेगेटिव में तो कभी कर ही नहीं सकते, तो इसके लिए यहाँ पर एक एरर आई, जिसके बारे में मुझे आपको बताना था अच्छे से, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसको होते हैं, मतलब हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है, वो होते हैं पेरेंथेसिस को। उसके बाद एक्सपोनेंट को, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस एंड बिटवाइज ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलस। मतलब अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ पर दे रखा हो a इक्वल टू कोष्टक में पेरेंथेसिस के अंदर 23 प्लस 2 और एक और बड़ा कोष्टक दे देते हैं हम, डिवाइड। आपने बोर्ड मास रूल का तो बहुत सुना होगा, लेकिन इसके अंदर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 और ये, अगर आप इसकी वैल्यू निकालें इसकी वैल्यू आ रहा है 28.0, ठीक है। अगर अब आप इसी चीज़ को अपने हाथ से निकालें कि आप इसकी वैल्यू क्या लाते हैं। यही होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। लेफ्ट शिफ्ट में ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में, मतलब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर आपको कौन सा ऑपरेटर कब यूज़ करना है, कौन से नंबर पे यूज़ करना है। अगर आपको किसी भी कोड में पेरेंथेसिस दे रखा हो तो आपको सबसे पहले पेरेंथेसिस को सोल्व करना है, मतलब कोष्टक को सोल्व करना है। अगर उसके बाद आपके पावर में वैल्यू हो तो आपको उस पावर की वैल्यू को सोल्व करना है। उसके बाद प्लस माइनस, माइनस नेगेशन को सोल्व करना है, स्टार, बाद में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, बाद में प्लस माइनस, बाद में लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बाद में एंड, बिटवाइज, ओ, एक्सोर, एंड सबसे लास्ट में और। उसके बाद में आता है कंपेरिजन ऑपरेटर्स अपने, इज नॉट, नॉट इन, नॉट इन। इसके बाद आता है नॉट, एंड और ऑपरेटर्स। इन सबको यूज करना है और इन सब की प्रेसिडेंस यहाँ पर देख सकते हैं कि एसोसिएटिविटी क्या होगी। आपको पेरेंथेसिस को लेफ्ट से राइट में, एक्सपोनेंट को राइट टू लेफ्ट, एंड यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं उनको राइट टू लेफ्ट। आपको यहाँ पर सिर्फ 3-4 ऑपरेटर है जिनको राइट टू लेफ्ट में सोल्व करना है, एक्सपोनेंट, यूनरी, नॉट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इन सबको आपको राइट टू लेफ्ट करना है सॉरी, बाकी सबको लेफ्ट टू राइट सोल्व करना है। और आपको इनका ऑर्डर याद करने के लिए आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
और ये इंटरव्यू के अंदर आई डोंट थिंक ये इतने ज़्यादा डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा डेप्थ के लेवल का हो गया, जहाँ पर हम गेट का लेवल का अच्छे से पढ़ते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑपरेटर का टॉपिक खत्म। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ पाइथन की क्विज के क्वेश्चंस जो हमें सॉल्व करने हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम क्रिएट टू वेरिएबल ए एंड बी इनकी वैल्यू ऑफ 15 और 4। हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन करना है। इजी क्वेश्चन है। इसके बाद आता है व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा, x इक्वल टू 10। इसका मैंने आपको एकदम अच्छे से बताया यहाँ पर करके, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ। प्लस इक्वल का तो ज़्यादा ध्यान रखा आपके लिए, लेकिन हाँ ये रहा। इसमें तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या होती है चार चीज़ें। इसके बाद आता है प्रिडिक्ट द आउटपुट। आउटपुट प्रिडिक्ट करना है कि किसका आउटपुट क्या आएगा। अब आप ये भी नहीं कर सकते, इसका भी अच्छे से बताया है बैठ के कि कैसे आउटपुट भी कैसे आता है, मैंने आपको ये भी लिख के बताया है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन। ये आप सबको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स लिखने हैं अगर आप देखते हैं वीडियो तो। व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट क्या होगा, 1 2 1 3 1 2 एंड 3। इसका भी मैंने इस सीरीज के अंदर इस क्वेश्चन को भी करवाया है, तो आप जाके देखिएगा। इसके बाद आता है प्रिडिक्ट द आउटपुट। x इक्वल टू 5 है। ये हार्ड तो ऐसे ही लिखा है, वरना आपको मैंने इसको अच्छे से बताया। सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन भी जो चीज़ किया ना मैंने, वो इन्हीं के बारे में की है। बाकी प्लस माइनस इक्वल टू कंपैरिजन के बारे में इतनी चीज़ें है ही नहीं। एक्सप्लेन ईच लाइन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसके बाद आता है हमने इस क्लास में क्या देखा है। इस क्लास में हमने देखा है ऑल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल कंडीशन, आइडेंटिटी एंड इक्वलिटी, मेंबरशिप चेक एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। हमने इन सब के बारे में देखा है। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं लिस्ट के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू लिस्ट। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं इसको और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है अपनी क्लासेस के अंदर, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली क्लास में हम इन सबको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।